हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, हमने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू कर रखी थी और साइकोलॉजी में हमने पूरा सिलेबस कर लिया है और हम प्रैक्टिस पेपर अब कर रहे थे और आज हमारा प्रैक्टिस पेपर डे 8 है। ऐसे ही हमारा जब तक पेपर नहीं होगा हम कंटिन्यू क्लासेस लेते रहेंगे। हमारी क्लासेस रेगुलर आ रही हैं और जो बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि मैम जो आप करवा रहे हो उसकी पीडीएफ दे दो, तो बच्चों सभी को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे रोजगार विद पूनम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है और उस पे मैं डेली क्लासेस की पीडीएफ डाल रही हूँ, उसमें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाती होंगी और जिसने नहीं ज्वाइन किया कर लेना, वहां पे मैं डाल देती हूँ डेली। अब जितनी क्लासेस है सारी डल रही है उस पर। ठीक है, तो देखो बच्चों सभी को पता है हमारा 8 और 9 फरवरी को एस्टेट का एग्जाम होने जा रहा है और जो मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ में क्लासेस ले रहे हैं मैं उनको लिख के दे सकती हूँ कि जब आप एचटेट का पेपर देके आओगे तब आप मुझे बताओगे कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक बार तो बच्चे क्लासेस देख रहे थे जब एचटेट की लग रहा था कि 9-10 जनवरी को होने जा रहा है, जैसे ही 8-9 फरवरी को एक महीने आगे पोस्टपोन हो गया, बच्चे ढीले पड़ गए। इस बीच में जो है तो टाइम पीरियड चल रहा है ना ढीले पड़ने का, मैं आप जो मुझसे जुड़े हुए मैं उनसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करती कि बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ दें। आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों 8 और 9 फरवरी तक, तब कहीं जाके आपके स्टेट का एग्जाम निकलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात सुनो आज। हाँ, सबसे पहले तो सभी को नए वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। आप बहुत सारी प्रगति करो, भगवान करे आपके लिए 2025 नौकरी का साल हो। ठीक है, अच्छा देखो एक आज न्यूज़पेपर में तो क्या आज अनाउंस हो गया है, सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है। आपका सीईटी का पेपर बहुत जल्दी होने जा रहा है, मतलब फॉर्म फिल अब कभी ना कभी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 1-2 दिन पहले हमारे जो ये एचएसएससी के चेयरमैन हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी बताया था और ऑफिशियल साइट पे आ गया है कि जो भी बच्चे सीईटी का पेपर देंगे जो पोस्ट होगी उसका 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा। तो आपकी जो 4 गुना की पहले पॉलिसी थी ना, वो अब 4 गुना वाली पॉलिसी ना होके 10 गुना की पॉलिसी को अपना लिया गया है और उसमें लिखा गया है अगर जरूरत पड़ी तो हम उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। आपको सिर्फ 10 गुना में आना है। इसका मतलब कंपटीशन बच्चों अब भी है, क्योंकि अगर मान लो किसी की 100 पोस्ट हुई किसी भी भर्ती के लिए, मान लो अभी ये बोल रहे हैं मंडी सुपरवाइजर की आनी है या इंस्पेक्टर की कोई पोस्ट आनी है, तो पोस्ट है 100, इतनी ही आती है इनकी और 10 गुना में मतलब 1000 बच्चे पेपर देंगे। इसका मतलब कंपटीशन अब भी जारी है। आप ऐसे नहीं सोच सकते 10 गुना में, 10 गुना के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी सीईटी वालों के लिए अब मैं हरियाणा जीके की क्लास डेली लूंगी और मैं है ना ये क्या है कोशिश ये कर रही हूँ आपको स्टैटिक जीके जो 15 नंबर की आएगी ना वो भी मैं आप लोगों को करवा पाऊं। ठीक है, तो देखो आज तो हम साइकोलॉजी की क्लास ले रहे हैं और 8-9 फरवरी तक रेगुलर क्लास रहेंगी अपनी। ये क्लासेस सभी बच्चों को देख लेनी है। ठीक है, बाद में मत कहना मैम ऐसा हो गया वैसा। आज मेरे प्यारे बच्चों हम करेंगे पीआरटी 2021 का पेपर। देखो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, रोरशा शाही डब्बा परीक्षण में काले व सफेद कार्ड कितने हैं? देखो ये पेपर था 2021 का। जो पीआरटी लेवल के क्वेश्चंस होंगे ना, आज पीआरटी लेवल का 2021 का, पीआरटी लेवल पे जब क्वेश्चन आते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों वो आते हैं फैक्ट्स बेस पे। जो टीजीटी है और थोड़ा सा पीजीटी लेवल जाता है उस पे आते हैं कंसेप्ट से निकल के। तो जिसने बच्चे ने भी रोरशा का शाही डब्बा परीक्षण पढ़ा होगा, जैसे मैंने पर्सनैलिटी में भी कुछ मेजरमेंट बताए थे और इंटेलिजेंस टॉपिक में भी मैंने कराए थे, जैसे वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट कराए थे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के। तो जो भी बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देख रखी हैं वो क्लासेस देख लेना। एक तो पर्सनैलिटी के मेजरमेंट और एक इंटेलिजेंस के मेजरमेंट, दोनों के दोनों टॉपिक के मेजरमेंट इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में वहां से क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, वो दोनों के दोनों आपको देख लेने हैं। देखो इसका आंसर सुनो अब, रोरशा शाही डब्बा परीक्षण में काले व सफेद कार्ड फिर दोबारा आए तो आपको टिक करना है 5 पे। कितने पे टिक करना है? 5 पे। तो बच्चों ए का आंसर है डी। कोशिश है मेरी बहुत सारे मैं प्रैक्टिस पेपर आपको करवा पाऊं। हमारे साइकोलॉजी के चल रहे हैं, ऐसे हरियाणा जीके के भी चल रहे हैं। ठीक है, करते रहना, बस साथ में पढ़ते रहना। 2024 आज भगवान से आप ये उम्मीद करो, उम्मीद तो भगवान से तो क्या करोगे, खुद से ये उम्मीद लगाओ और खुद के अंदर एक जुनून लेके आओ कि भाई हमें 2025 हमारा नौकरी का साल बनाना है।
ठीक है, आज से ही ये प्रण लोगे तब कहीं जाके आप रेगुलर, जैसे आज सोच के जितनी एनर्जी के साथ पढ़ोगे ना, हर पूरे साल ऐसे ही पढ़ोगे तब कहीं जाके सिलेक्शन होगा। तो जैसे आज मेहनत करोगे, आज जैसा माइंड में सोच रहे हो ऐसे ही सोचना, हर दिन मेरा क्या है, नया साल है। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से ये प्रण लेना है अपने आप के लिए कि मुझे ये साल अपना क्या बनाना है, जॉब का साल बनाना है, और मैं अपने पेरेंट्स को अब की बार ये गिफ्ट दे पाऊं। ठीक है, इस जुनून के साथ पूरे साल पे आपको मेहनत करनी है। जब भी वैकेंसी जाए बस आपका नाम हो, इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, पूछा गया है कौन सा मनोवैज्ञानिक है। देखो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो व्यवहारवाद से रिलेटेड हैं, जैसे वॉटसन हो गया, वुडवर्थ हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, ये सारे किससे रिलेटेड है बच्चों, ये है मेरे प्यारे बच्चों व्यवहारवाद से। तो कौन से मनोवैज्ञानिक है, वॉटसन है, वॉटसन ने सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक को लेने वाले यही थे। तो स्किनर भी है और क्लार्क हल भी है। ये सिगमंड फ्रॉइड है ना, ये मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत दिए थे इन्होंने, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, यही सिगमंड फ्रॉइड है मनोविश्लेषण, साइको एनालिटिक थ्योरी जिसे बोलते हैं, तो साइको एनालिसिस थ्योरी जिसकी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, याद रखोगे सिगमंड फ्रॉइड ने। जैसे मैंने उसमें बताई थी लैंगिक अवस्था, गुदा अवस्था, ये अजीब अजीब टाइप की बच्चे के लिए सारी अलग अलग टाइप की स्टेजेस बताई थी ना, वो इन्होंने ही बताई थी। हर चीज को सेक्सुअली जिसने जोड़ा था ना वो सिगमंड फ्रॉइड थे। ठीक है, ये मनोविश्लेषणवाद थे और व्यवहारवाद से रिलेटेड ये तीनों हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर है ये, पूछा गया है नहीं है, तो कौन सा आंसर नहीं है, फ्रॉइड नहीं है बच्चों, क्योंकि फ्रॉइड है मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, तो आंसर है डी। तो भाई बच्चों, आपका सीईटी का बहुत जल्दी अब पेपर होगा, उसके लिए एक अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा, बहुत जम के मेहनत करो सारे बच्चे। अगर किसी भी, मान लो खैर मैंने भी सीईटी का पेपर दिया था, अच्छा खासा स्कोर किया भी था मैंने। ठीक है, मुझे इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, लेकिन अब जो सीईटी आएगा और जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे मेरा चैनल एक तो सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा, आपको एक नोटिफिकेशन ऑन रखना जिससे क्लासेस का पता लगता रहेगा। और जिस भी बच्चे को जो डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आपका सीईटी से रिलेटेड भी कौन सी बुक आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्या कंटेंट, वो थोड़ा बहुत तो मैं भी सलाह आपको दे पाऊं। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए हेल्प कर सकती हूँ। और कुछ सारे सब्जेक्ट तो देखो टीचर कभी पढ़ा ही नहीं सकता, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे वो मैं पढ़ाऊंगी आपको, काफी हेल्प करेंगे आपके सीईटी के पेपर में, लेकिन सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकती ना, उनके लिए बेस्ट बुक जरूर बता सकती हूँ। ठीक है, तो कमेंट आप कभी भी डाल सकते हो जो भी आपको पूछना हो। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। इन्होंने अपनी 8 स्टेजेस बताई हैं, जिसको भी 8 स्टेजेस पढ़ने हैं, मैंने एरिक्सन का सिद्धांत कराया था, उसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लास देख लेनी है, वहां से पूरी की पूरी स्टेजेस आपको याद हो जाएंगी, बहुत डिटेल में करवाया था मैंने तब। ठीक है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत सभी को करके जाना है। वाइगोत्स्की की थ्योरी है जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाली, वो भी आपको करके जानी है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वो भी मेरे प्यारे बच्चों आपको करके जाना है। मोटिवेशन टॉपिक करके जाना है। इंटेलिजेंस के है ना जो ये मेजरमेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जैसे ये मैंने पढ़ाए थे आपको, बिने साइमन टेस्ट, स्टैनफोर्ड, आर्मी, अल्फा बीटा, ये सारे मैंने पढ़ाए थे ना, आपको करके जाने हैं। एक पर्सनैलिटी के जैसे टीएटी हो गया, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हो गया, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट वगैरह, ये सारे सभी बच्चों को करके जाने हैं, पेपर में आएंगे। ठीक है, जो डेली बोलती हूँ ना कि ये तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, इसका मतलब बच्चों वो आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। ठीक है, तो देखो ये एरिक्सन की मनोसामाजिक विशेषता, यहाँ मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी, जिसको भी पढ़ना है ना ये सारी स्टेजेस, वो क्लासेस देख लेना पीछे वाली, आराम से आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बता रखा है। ठीक है, देखो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 की आयु से संबंधित है। तो बच्चों 6 से 12 वर्ष का अवस्था, जैसे स्टार्टिंग में है विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता, मतलब एरिक्सन ने क्या बताया है, एक बताया है कि आप ऐसा करोगे तो बच्चे के लिए पॉजिटिव चीज है, और वो चीज नहीं करोगे तो बच्चे के लिए वही चीज क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो 6 से 12 वर्ष के लिए बताई थी ना, उसने बताई थी इंडस्ट्री इनवर्सिस इंफीरियोरिटी, ये 6 से 12 साल के लिए चौथी स्टेज है। इसमें इन्होंने बताया था अध्यवसाय बनाम हीनता, इसमें बताया था एरिक्सन ने
अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में मेरे प्यारे बच्चों बताया था, अगर आप एक बच्चे को सही डायरेक्शन में लेके जाते हो तो बच्चा पॉजिटिव फील करेगा, डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन जब 6 से 12 साल के बच्चे को आप सही डायरेक्शन नहीं दिखाते तो उसके अंदर हीनता आ जाती है और वो गलत डायरेक्शन में चल पाता है। तो ये कौन सी स्टेज है? ये हमारी चौथी स्टेज है, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ठीक है, तो ये कौन सी है? ये है चौथी स्टेज, जो कि 6 से 12 वर्ष की है। सारी के सारी स्टेजेस बताई हुई हैं, 8 की 8 स्टेजेस बता रखी है और उनकी एज भी बता रखी है। आपको वो 8 स्टेजेस याद रखनी है, उनकी एज याद रखनी, एक आपको याद रखना है एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो आप याद रखोगे बच्चों, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये उन्होंने दिया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है डी। देखो अगला क्वेश्चन, प्रतिक्रियाएं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावनाएं होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? देखो, response that produce satisfying effect in a particular situation become more likely to occur again in that situation. This law of learning given by whom? ये पूछा गया है, प्रतिक्रिया जो किसी विशेष स्थिति में हम करते हैं उस स्थिति के उनके फिर से होने की अधिक संभावनाएं होती हैं, ये किसने दिया है? ये पूछा गया है, किसका नियम है? सीखने का यह नियम किसका है? ठीक है, तो देखो जब भी बात आती है थॉर्नडाइक की, थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए हैं और थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट किया था बिल्ली पे। किस पे किया था थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट? बच्चों बिल्ली पे किया था। बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया था और बाहर खाना रख दिया था। इस टाइप से इनका क्या था? एक्सपेरिमेंट था। और इनका जो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट है ना, ये क्या सिखाता है कि बार बार अभ्यास करो, मतलब ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब आप ट्राई करो, गलती करो, फिर सीखोगे, फिर ट्राई करो, गलती करोगे, फिर सीखोगे। मतलब इनका जो मेनली एक्सपेरिमेंट था ना, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था छोटे बच्चों पे, और ये है भी उपयोगी छोटे बच्चों के लिए ही। जैसे मैथ्स में जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसको एक दिन क्या कर लेते हैं, वो गलतियां करनी छोड़ देते हैं। तो मेनली इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? अभ्यास का। और इन्होंने 3 तो मुख्य नियम बताए थे और 5 गौण नियम बताए थे। मैंने बहुत बार क्लास में बताया भी है, इनके 3 नियम थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। मतलब आप अभ्यास करते रहोगे तो परफेक्शन आएगी। प्रभाव का नियम ये वो वही है, संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रभाव का नियम, आप किसी चीज को करते हो और वो चीज आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। कब? जब आपने किया और आपका वो जो भी एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया, तो लोग आपकी तारीफ करें तो वो आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, और कैसा पड़ा? पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। तो ये सीखने का किसका नियम है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक के मुख्य 3 ही नियम हैं। मेन नियम है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। उन्हीं में से प्रभाव का नियम पूछा गया है और ये किसका है बच्चों? थॉर्नडाइक का। और 5 तो है गौण और 3 है मुख्य नियम। ठीक है, तो बच्चों 4th का आंसर है 2nd। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th। एक बार पहले भी ये क्वेश्चन आ लिया है, 2nd टाइम आया है। द डिराइव्ड रिडक्शन थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन इज गिवन बाय। देखो मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई हैं अब्राहम मैस्लो ने। किसने बताई हैं? अब्राहम मैस्लो ने। और एक उन्होंने नीड हिरार्की थ्योरी भी दी है, जिसमें मैंने बताई थी हिरार्की थ्योरी में 5 बातें बताई थी आपको। सबसे पहले थी आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। फिर से एक बार रिकॉल कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, इसलिए कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आएगा तीनों लेवल पे। मैं पढ़ा रही हूँ आपको मोटिवेशन की हिरार्की थ्योरी, नीड ऑफ हिरार्की थ्योरी। मतलब नीड है किसकी? हिरार्की थ्योरी, जो आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत जिसे बोलते हैं। सबसे पहले बताया गया है आवश्यकता का सिद्धांत, मतलब आपकी आवश्यकता है भूख प्यास नींद। ठीक है, 2nd बताया है इन्होंने सुरक्षा का। जब आप भूख प्यास नींद खत्म हो आपकी पूरी हो जाती है, फिर आप सोचते हो कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मतलब घर चाहिए। 3rd, ये सब मिलने के बाद आप सोचते हो स्नेह, मुझे लोगों से, आसपास में जितने भी मेरे लोग हैं उससे मुझे स्नेह चाहिए। ये है 3री स्टेज। 4th स्टेज है किसकी? सम्मान की। प्यार मिल गया, फिर चाहते हैं हम सोसाइटी से क्या मिले? सम्मान मिले। अब सब कुछ मिल गया तो आदमी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्म सिद्धि हो जाती है। ये हमारी 5 स्टेजेस हैं। मैंने पदानुक्रम नीड हिरार्की थ्योरी ट्रायंगल बना के भी समझाया था, आपको पेपर में करके जाना है, वो तो हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया डिराइव रिडक्शन थ्योरी। जब आपको आपका डिराइव पूरा हो जाता है, मतलब आप जो अचीव करना चाह रहे हो, मान लो कि अब एचटेट का पेपर आ रहा है, तो आपका डिराइव क्या है? आपकी नीड किस चीज की है? एचटेट का पेपर क्लियर करने की।
हो गई। आपकी नीड क्या है, एचटेट का पेपर क्लियर करने की, लेकिन उसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, ये आपका ड्राइव है, आप चालक के रूप में काम कर रहे हो, और वो सब मिलने के बाद आपका क्लियर हो गया, वो इंसेंटिव है। लेकिन पूछा गया है कि ये चालक कम हो जाते हैं जैसे आपका पेपर होते ही आपका एचटेट की तैयारी के लिए साइकोलॉजी पढ़ना कम हो जाएगा, तो वो क्या हो गई, डिराइव क्या हो गई, कम हो गई, रिडक्शन। तो यही पूछा गया, डिराइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी थी, आप याद रखोगे बच्चों, ये थी क्लार्क हल की। किसकी थी, क्लार्क हल की। तो प्रेरणा प्रबलन ह्रास का सिद्धांत किसका है बच्चों, ये है क्लार्क हल का। फिफ्थ का आंसर है ए। ठीक है, देखो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी मेरे प्यारे बच्चे डेली क्लास ले रहे होंगे ना, उनको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्लास में मैं 6 बार ये बात बोल रही हूँ, इसका मतलब ये सच्चाई है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्त आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। बच्चों जब मैं 2019 में मैंने एचटेट फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था ना, तब मैं जब पढ़ती थी, खुद का एचटेट निकाला था मैंने, 2 महीने तक मेरा बेटा था, 1 साल का भी पूरा नहीं था उस टाइम पे, 1 साल का भी नहीं हुआ था उस टाइम पे मेरा बेटा, मतलब कुछ महीने का था, शायद 7 8 9 जितना भी था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। मार्च में मेरा बेटा हुआ था और दिसंबर में पेपर था। मैंने उस टाइम पे जब पेपर क्लियर किया था ना, मैं इतनी पढ़ती थी, जबकि छोटे बच्चे के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको फीड कराया और फिर मम्मी को पकड़ा दिया, जो भी था किसी को भी पकड़ा के जैसे तैसे पढ़ने का। कभी हस्बैंड कोऑपरेट करते, कभी मदर इन लॉ कोऑपरेट करते, इन सब ने मेरा कोऑपरेट किया। उसके बाद मैं इतनी जिद्दी थी कि मुझे बस अब की बार मैंने एचटेट का फॉर्म फिल कर दिया तो मैं क्लियर करूंगी ही करूंगी, और मैंने क्लियर किया भी था। मैंने तो सिर्फ 2 महीने, मुश्किल से 2 महीने पढ़ाई की होगी, और मैं तो आपको अक्टूबर से साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ और जाके फैब में पेपर हो रहा है। तो अब आप उम्मीद करो, जब से जो बच्चे ने पिछली सारी क्लास ली है और अब एचटेट तक के पेपर तक सारी क्लासेस लेंगे, उनके लिए क्या एचटेट क्लियर नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। 40 नंबर का तो खुद ही करा रही हूँ, और 60 नंबर का आपका सिलेबस आ गया। 100 तो यही हो गए, पेपर में आपको 90 ही लेने हैं, जिसमें से आप रीजनिंग और क्या नाम है हिंदी वगैरह, इनमें से तो आपका खुद का भी तो कुछ ना कुछ समझ होगी ना, उनसे भी तो आप करोगे ना। आपने 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी तो पढ़ी ही है। तो इसके लिए आपके हर बच्चे के लिए दिल में जिद होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। बच्चों जब मैं एचटेट की तैयारी करी थी, तब तो मेरे दिल में था कि मुझे एचटेट क्लियर करना है। मैं कुछ नहीं देखती थी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कौन गेस्ट आ गए, मुझे कोई मतलब नहीं था। जबकि मेरी फैमिली, पता है ससुराल में होने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सारे रिलेटिव्स आते थे, कहते थे पूनम हमेशा ऊपर चढ़ी रहती है, नीचे दिखती ही नहीं है, पता नहीं करती क्या है। उस टाइम तो मुझे ये सुनने को मिला। और जब मैंने जॉब हासिल की, उस टाइम भी मैं इतनी ही जिद्दी थी कि मैं सारे दिन पढ़ती थी। मैं संडे को भी लाइब्रेरी जाती थी, संडे को भी मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी। बच्चे जब 2-3 बच्चे बैठे होते थे ना, तब भी मैं तैयारी करती थी। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता था कौन बच्चा बैठा और कौन नहीं, बस मैं पढ़ती थी ना। उस टाइम बहुत जिद्दी थी मैं, मतलब जुनून था मेरे अंदर कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, मतलब करनी है। जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी, तब मैं ये सोचती थी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर मुझे नहीं मिली तो मैं मरी। तो देख लो, अब जिस भी बच्चे के दिल में ये बात है ना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं मरी, जिस बच्चे के दिल में ये कंडीशन आ गई ना, तो मैं मरी, तो वो बच्चा कभी सक्सेसफुल होने से उसको कोई रोक ही नहीं सकता। बस ये जिद हर बच्चे के मन में जब आ जाएगी ना, वो बच्चा हर हाल में सक्सेस होगा। वो बच्चा कभी मार खा ही नहीं सकता। आप खुद देखो, अब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, मैं जॉब लग रही हूँ, इसका मतलब मैं ड्यूटी भी जाती होंगी, और घर का भी काम होता होगा, घर का काम भी, ड्यूटी भी, और फिर शाम को आपकी क्लास भी ले रही हूँ मैं। इसका मतलब हर एक इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। और जब मैं नौकरी लग सकती हूँ तो आप भी लग सकते हो। मैं कोई स्पेशल अलग से नहीं थी, आप जितना ही मेरे अंदर दिमाग है। बशर्त आप मेरे अगर जॉब नहीं लगे और मुझ में ये फर्क रह गया कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ गई, आप करने लग रहे हो, तो आप भी बढ़ सकते हो। ये बातें मैंने इसलिए बतानी पड़ी है कि आप भी वैसे ही मेहनत करो। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जिस पैटर्न से फॉलो किया मैं सफल हो गई, तो मैं चाहती हूं कि मेरे प्यारे बच्चे भी वही पैटर्न फॉलो करके सफल हो जाए, है ना। चलो कुछ ज्यादा ही हो गया। शेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजक किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की कौन सी विधि है? शेल्डन हैज डिवाइडेड ऑल ह्यूमन बीइंग्स into different categories, the physical dimension, what is the method of personality study? मैंने आपको पहले भी बताया था,
शील गुण का सिद्धांत है वो शेल्डन ने दिया था। किसने दिया था? शेल्डन ने दिया था। ठीक है, और आपको ये याद रखना है जो इन्होंने बताई थी ना पर्सनैलिटी के लिए सभी मनुष्य आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में जो विभक्त किया था ना, मतलब डिवाइड किया था ना डिफरेंट कैटेगरीज में, तो वो मेथड्स थे उसके टाइप के। क्या थे? मेथड्स थे। और इसका आंसर भी यही, वो कौन सी विधि है? वो है बच्चों प्रारूप विधि, टाइप मेथड। तो 6 का आंसर है बी। ठीक है बच्चों, तो देख लो मैंने जो स्टोरी बताई है वो इसीलिए बताई है, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं थी। ये जरूरी नहीं है आप हर किसी को कोई बात बता पाओ। आप जब तक सफल नहीं होते हो हर चीज को अपने माइंड में रखो, उनको ही अपना मोटिवेशन का रास्ता बनाओ। और आपको जब आप संघर्ष करते हो ना, नेगेटिव बातें सुनने को बहुत मिलती है, खासकर अपने रिलेटिव्स की। वो जब वो बातें नेगेटिव सुनने को मिलती है ना, उन बातों को अंदर जहन में रखो और वो बातें सुन सुन के डबल मेहनत करो, फिर बताना मुझे रिजल्ट क्या रहा आपका। हर किसी के साथ होता है। जब मैंने पढ़ाई की थी मैंने भी ये संघर्ष किया, और आप पढ़ रहे हो तो आपको भी वही संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए कोई सेकंड आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। सुनना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। उस टाइम में आप रो भी गिर पढ़ो भी गिर, दोनों काम करने पड़ेंगे। आप किसी को भी बता लो, सोसाइटी में कोई नहीं समझने वाला। अगर आप सोचते हो कि ये समझ जाएगा, ये नहीं, कोई नहीं समझता। आपको सिर्फ तैयारी करनी होती है, आपको सिर्फ अपने आप को देखना है। आप किसी को कुछ मत बताओ कि मेरे पास इतना संघर्ष है, ये है, क्योंकि हर किसी का अपना एक संघर्ष है, अपनी एक संघर्ष की कहानी है हर इंसान की। तो आपको देखनी है आप कहाँ स्टैंड करते हो। आपको अगर चीजें थोड़ी सी देर से याद हो रही है तो आप उसी चीज को 2-3 बार रिवाइज कर दो। ठीक है, और जो इंटेलिजेंट है वो एक बार में कर लेगा। तो बस फर्क दोनों बच्चों में यही रहता है। इंटेलिजेंट बच्चा एक बार करेगा, जिसको याद नहीं होता वो 3 बार कर लेगा ना, तो वो बच्चा उससे आगे चला जाएगा। इंटेलिजेंसी गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ ये है कि मेहनत को मांगती है, कंटिन्यू स्टडी को मांगती है, बस यही इंटेलिजेंसी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जब तक नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब, पता नहीं क्या यूं लगता है, पता ही नहीं क्या भूत है। मिल जाती है तब लगता है कि यार यही चीज थी बस। तो इसीलिए कहती हूँ हाँ, बट जरूरी है, क्योंकि आपका जो रोजी रोटी का जुगाड़ है, सब कुछ आप फैमिली को अच्छी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हो, वो इन्हीं से ही है। तो गवर्नमेंट जॉब हर इंसान के लिए जरूरी है। या फिर कोई अच्छा खासा बिजनेस करो। अगर आपके पेरेंट्स के पास अच्छा खासा पैसा वो नहीं है तो आपके पास सेकेंडरी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और 2025 में जैसे आज सीईटी की नोटिफिकेशन आ गया ना, 10 गुना, ये सारी पॉलिसी जी को पूरे अमेंडमेंट जो किए थे, पूरा बहुत बड़ा टाइप करके सब कुछ दे रखा है। जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बता भी रखी है बातें। आपको क्या करना है, सिर्फ 2025 को अपनी जॉब का साल लेके चलना है। और आपको जैसे सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया, ऐसे ही आगे वैकेंसीज आएंगे टीचिंग की। और आ गई और आपका स्टेट क्लियर नहीं हुआ तो आपका दुख सुनने के लिए कोई सेकंड बंदा नहीं होगा। आप अगर सफल नहीं हुए ना, एक दिन आपके माँ बाप भी आपके नहीं होंगे। ये मेरी कही हुई बात हमेशा याद रखना। पेरेंट्स भी तभी इज्जत करते हैं, वो चाहे किसी के पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी तभी तक इज्जत करते हैं जब तक आप पढ़ रहे हो। अगर आप बार बार फेलियर होते रहे तो पेरेंट्स भी इज्जत करना छोड़ देंगे। और वो जो कंडीशन होती है ना, वो टॉलरेबल नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं होती। तो इसीलिए बहुत पढ़ो मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो, दबा के करो। ठीक है, हाँ, जो प्रॉब्लम आए कमेंट में डाल सकते हो, मैं जरूर मेरे से जितना हो सकेगा जरूर बताऊंगी आपको। लेकिन बस मेहनत तो करनी पड़ेगी, उससे अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं बिल्कुल आपको पैटर्न से पढ़ा रही हूँ, कुछ भी मुझे कोई मतलब नहीं है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। बस मैं इतना चाहती हूँ जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनमें से एक भी बच्चे की वो चीज काम आ गई तो जिंदगी सफल हो गई। ठीक है, बस मैं इतना ही जा रही हूँ। मैं ज्यादा, मेरे ये नहीं है कि मैं आपको भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना करना, ये करना वो करना, हाँ बोल देती हूँ, करो तो कर लेना, अदरवाइज आपकी मर्जी है। बस इतना जरूर बताऊंगी कि जो भी पढ़ रहे हैं ना वो मेहनत जरूर करते रहना, बहुत काम आती हैं ये चीजें। चलो, आज नया साल था तो कुछ नई बातें हो गई हमारे साथ। ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ा के सिर्फ चली जाती हूँ, मैं बातें कम करती हूँ। और मेरा सिलेबस सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, मैं कोई टॉपिक छोड़ती नहीं हूँ, कोई बेवजह की बताती नहीं हूँ, कुछ नहीं बताती, सिर्फ आपके काम की बात है वो सुनो। अगर नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, छोड़ दो क्लास को। बस मेरे साथ वही बच्चे जुड़े जो पढ़ना चाहते हैं रियल में। बेवजह का यूट्यूब पे बहुत सारा, यूट्यूब एक अथाह सागर है, आप देख सकते हो, कहीं पे भी देख लो। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है। आज फिर भी मैंने 4-5 मिनट जितना भी हुआ आप लोगों से बातें कर ली, कभी कभी जरूरी हो जाती है। ठीक है, चलो अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट ए लर्नर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटर्जी। क्या चीज नहीं है अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यू रचना, कौन सी नहीं है बताओ आप जब कोऑपरेटिव लर्निंग करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। आप बहुत सारे ग्रुप्स में बैठा दो बच्चों को, वो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उनकी, एक कुछ बताएगा, वो कुछ बताएगा, वो कुछ बताएगा, तो ऐसे कोऑपरेटिव लर्निंग होती है। ये सीख सकता है इससे बच्चा। प्रॉब्लम सॉल्विंग से तो बिल्कुल सीखता है, आपके पास प्रॉब्लम आई, आपने उसका सॉल्यूशन किया, बिल्कुल सीख जाते हो। लेकिन लेक्चर मेथड, अब मान लो कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर बता बता के डायरेक्ट चली गई, मैंने ना आपको ये बताया क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ना आपके साथ मैंने कोई इंटरेक्शन की, ये सब नहीं किए, तो कभी भी लेक्चर मेथड कभी भी बेनिफिशियल होता ही नहीं है। हम देखते थे जब हम कॉलेज में पढ़े हैं, आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ी हूँ, जब कॉलेज में देखते थे हम लेक्चरर आते थे तो हमारे लेक्चर स्टैंड पे खड़े हुए और बोले और चले गए, उन्होंने लेसन पढ़ा और चले गए, उनको कोई मतलब नहीं होता था बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब खुद देखो कि वो आपके लिए कहां तक सफिशिएंट रहा, कहां तक बेनिफिशियल रही वो चीजें। नहीं, ना तो वो सफिशिएंट था ना बेनिफिशियल था। सफिशिएंट इसलिए नहीं था क्योंकि आपको बहुत सारे नोट्स कलेक्ट करने पड़े और खुद को एफर्ट्स करने पड़े, और बेनिफिशियल इसलिए नहीं था क्योंकि आपको वो कहां काम आया, आपको उसमें से कुछ समझ ही नहीं आया, है ना। तो लेक्चर मेथड इज द नोट द लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटर्जी का। तो लेक्चर नहीं, प्रोजेक्ट से तो हम करते हैं, तो लेक्चर तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। 7th का सी, ठीक है, तो बच्चों 7th का सी आंसर था। देखो बुद्धि का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एक तो है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, वो आपको याद रखना है, वो है स्टर्नबर्ग का। किसका है? स्टर्नबर्ग का। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है किसका? बिने का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का। और बुद्धि का बहुआयामी मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस है, वो है हार्वर्ड गार्डनर की। और ये है जब पूछा जाए त्रिविमीय सिद्धांत मतलब 3 डायमेंशनल थ्योरी किसकी है, आप याद रखोगे बच्चों, ये है गिलफोर्ड की। किसकी है? गिलफोर्ड की, याद रखनी है, ठीक है। तो 8th का आंसर क्या है बच्चों? डी। कर लोगे? तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 8th का आंसर है डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं विकास उत्पाद है। डेली क्वेश्चन आ रहा है, मैं वृद्धि एवं विकास में डेली बता भी रही हूं। वृद्धि कुछ टाइम तक फिजिकल ग्रोथ है, कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास डेवलपमेंट वूम टू टूम तक चलता है। मैंने ये बातें बताई हुई है आपको। उन्हीं से में से पूछा गया है वृद्धि और विकास दोनों चीजें वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण का क्या होता है? विकास कॉम्बिनेशन होता है। और वही पूछा है वृद्धि एवं विकास किसका उत्पाद है? बिल्कुल ये दोनों का उत्पाद है, कभी भी एक चीज का नहीं हो सकता। बोथ एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, जब भी आ जाए ना दोनों बातें, तो आपको क्वेश्चन का आंसर ना भी पता हो ना तो आप दोनों पे चले जाना। एक तो याद रखना है जहां पे भी क्वेश्चन है बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है और वहां पे वातावरण मतलब वंशानुक्रम लिख रखा है, आप दोनों की तरफ जाना। एक जहां पे केवल बात लिख दी जाए ना उसके साथ कभी नहीं जाना। पूछे जाए कि ये चीज है क्या, तो केवल बच्चे के साथ आप ऐसा कर सकते हो, वो आप नेग्लेक्ट करना कि बताना कि ये तो नहीं हो सकता। केवल बच्चे को हमेशा बाउंड करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है, बांध देती है। तो केवल का जब भी आंसर है उसको भी कट करना। केवल कभी भी आंसर में हो ही नहीं सकता, ना तो बच्चे को कभी बांध सकते। और जो सारी ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है ना वो बच्चे की हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट की होती है। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। तो बच्चों 9th का आंसर है सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फिजिकल डेवलपमेंट में एक चिल्ड्रन की क्या करता है? मैटर करता है। देखो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल मैटर करता है। किसी भी फिजिकल डेवलपमेंट करनी है किसी चिल्ड्रन की तो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट तो मैटर करता है। जैसे हमारा पंजाब हरियाणा हो और जैसे नॉर्थ ईस्ट के है अरुणाचल वगैरह मेघालय, उधर के बच्चे लगा लो, या फिर आप लगा लो साउथ साइड के, या फिर हरियाणा पंजाब के, तो आप खुद बताओ डिफरेंस नहीं है मैटर करता है ये। तो फिजिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल, ये जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट मतलब आपके आसपास में कैसी आपकी जियोग्राफी है, मतलब आपका वातावरण कैसा है, ये सारी चीजें जियोग्राफी मतलब आपकी मिट्टी कैसी है, उसमें आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ठंड सर्दी जियोग्राफी में ये सारी चीजें आ जाती है ना। तो ये जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट तो मैटर करता है। एक बच्चे के शारीरिक विकास के लिए न्यूट्रिशन तो मैटर करते ही करते हैं, पौष्टिक भोजन कहते नहीं आप बच्चे को ये खिलाओ वो खिलाओ, तो ये तो मैटर करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बिल्कुल मैटर करती हैं। मान लो किसी के बच्चे के थायराइड है
तो क्या शारीरिक विकास में मैटर नहीं करती? करती है। नहीं तो देखे नहीं है बच्चे जिनको अच्छा खाना ना मिले वो तो कुपोषण के शिकार मिलेंगे, और जिसकी मान लो गोइटर ही है, ये थायराइड है, बीमारी हो गई, किसी को गोइटर बीमारी हो गई, तो वो कैसे मिलेंगे? तो ग्लैंड भी, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट डालती हैं, हॉर्मोन्स हैं, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन, ये सारी चीजें हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में मैटर करती हैं। तो आंसर है इनमें सभी ये सारी चीजें ही मैटर करती हैं बच्चों। तो 10th का आंसर है डी। तो देखो अब आगे हम 11th क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? जब हमने मोटिवेशन का टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हमें इंटरनली चीजें मोटिवेट करती हैं और कब कई कई चीजें हमें एक्सटर्नल मोटिवेट करते हैं, हम डेली लाइफ से लगा लेते हैं। हमें भूख लगी, प्यास आई, नींद, जो भी है हमारी बेसिक नीड है, उनके लिए हमें मान लो प्यास लगी या भूख लगी है, तो हमें किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको भूख लगी। इंटरनली हमें फील हो जाती है कि हमें भूख लगी है, खाना खाना चाहिए। तो ये आपका क्या है? इंटरनल मोटिवेशन है। और आपने कोई अच्छा काम किया और आपके टीचर ने स्कूल में कह दिया कि बेटा बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी राइटिंग लिखी है या बहुत अच्छा होमवर्क किया है, और कोई भी अवार्ड मिल सकता है, प्राइज मिल सकता है, बाहरी जितनी चीजें है ना आपको क्या कर रही है? उत्सुकता बढ़ा रही है, तो वो क्या होगी? आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, तो इसी में से है, ये पूछा गया इंटरनल कौन सी है? जन्मजात है। जन्मजात इंटरनल होती हैं। इंटरनल कैसे? जैसे भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम, सेक्स, ये सारी चीजें क्या है? हमारी जन्मजात हम लेके पैदा होते हैं। इनको आपको किसी की बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि आपको भूख लगेगी भाई आप लगाओ भूख, ऐसा नहीं होता। तो देखो भूख, जो बच्चा पैदा हो जाता है, दूसरा एक दिन बच्चा पैदा होते ही उसको एक दिन खाना ना खिलाओ, बच्चा रो रो के पागल हो जाता है, तो वो क्या जन्मजात नहीं है? वो जन्मजात है। नींद देखते हो छोटा बच्चा, उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि तू सो जा, वो ऑटोमेटिक सोता रहता है। हम भी तो रात को सो रहे हैं, वो क्या हम जन्मजात ही लेके पैदा हुए हैं? पेन अवॉइडेंस या अचीवमेंट, ये अचीवमेंट है ना, ये बाहरी है। अभी बता रही थी, अभी बताया था मैंने इंटरनल कौन से हैं और एक्सटर्नल कौन से हैं। जो आपको इंटरनली मोटिवेट करे, एक्सटर्नल जैसे अवार्ड्स वगैरह, कोई अचीवमेंट, आपको शाबाशी है, कोई अवार्ड पुरस्कार हो गए, सारी चीजें क्या हम बाहरी हैं। तो बच्चों आंसर है उपलब्धि, ये नहीं है पेन को अवॉइड करना। ये सब तो हमें जन्मजात हम चीजें सीख के पैदा होते हैं। तो बच्चों आंसर है 11th का डी। अब देखो 12th क्वेश्चन, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? मैंने आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताया था, उसमें 3 तो लेवल बताए थे, 6 स्टेजेस बताई थी। 3 लेवल थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल। मैंने उनकी एज भी बताई थी, उनकी स्टेजेस भी। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत की जो क्लास है उसको देख लेना। अब क्वेश्चन पूछा गया ना, इसको सोल्व करो। आप बताओ, आप बताओ, सोचो एक बार। जब बच्चा है ना, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता, जैसे टीचर एक क्लास में पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा आके कहता है मैम ये तो मैं तो चुपचाप बैठा था, सारी क्लास शरारत करने लग रही थी, तो वो अपनी आज्ञाकारिता को दिखा रहा है। वो चाहे बेशक उसने शरारत की थी, वो सजा से बचने के लिए मैम गुस्से में आए हैं और मैम कुछ बोलेंगे और तो भी फंसेगा। जब बच्चा ऐसे सोच के जो सफाई देनी शुरू कर देता है ना कि मैम मैं शरारत नहीं कर रहा था, सारी क्लास शरारत कर रही थी, तो वो सजा से बचने के लिए क्या कर रहा है? आज्ञाकारिता को दिखा रहा है। ये कौन सी एज के बच्चे करते हैं? ये छोटी एज के बच्चे ऐसा काम करते हैं। और वो स्टेज कौन सी थी? प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 7 साल की। तो ये वाली थी बच्चों पूर्व पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेंशनल स्टेज। जब बच्चा सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता करता है ना, पेरेंट्स के आगे भी कर सकता है, वो टीचर के आगे भी कर सकता है, तो कौन सी स्टेज में करता है? ये करता है बच्चों प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो 12th का आंसर है ए। अब देखो 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उनमें से देखा पूछा गया है कि कौन सा एक सिद्धांत नहीं है कि आपका विकास इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस चीज से हो सकता है, इस चीज से, सारे उसके क्या है? सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंधों का सिद्धांत। प्रिंसिपल विकास का ये कहता है कि अंतर संबंधों का सिद्धांत होता है इंटर रिलेशन। मतलब आप अगर फिजिकली फिट हो तो आप कोशिश यही रहती है कि मतलब इंटर रिलेशन है, मेंटली भी आप क्या रहोगे? ठीक रहोगे, तो इनका इंटर रिलेशन है। आप मेंटली ठीक हो तो आप इमोशनली भी सही रहोगे, इनका बैलेंस होता है। तो ये इंटर रिलेशन होता है क्योंकि सारी चीजें क्या है? आपके विकास के लिए है। तो ये तो होता है। पूछा क्या गया है?
विकास का एक सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन होता है बच्चों, तो इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस, विभिन्नताओं का सिद्धांत, विभिन्नता का तो बिल्कुल होता है। एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, दोनों ट्विंस हैं, उनमें भी डिफरेंसेस है, तो जब विकास हो रहा होता है उनमें भिन्नता होती है, इसीलिए भिन्नता का सिद्धांत भी होता है। ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में भी क्या होता है, विकास होता है। आपका डायरेक्शन अभी हमने पढ़ा था ना कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ, मैंने बताया था पैर से सिर की तरफ नहीं होता, या आपका सेंट्रल से पेरिफेरल जाता है या पेरिफेरल से सेंट्रल, ये क्या है, ये डायरेक्शन ही है किसकी, विकास की। तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन, पृथक्करण का कोई विकास नहीं होता कि कोई चीज अलग हो गई उससे आपका विकास हो गया, ऐसा नहीं होता। तो बच्चों 13 का आंसर है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन। पृथक्करण का सिद्धांत नहीं होता। सिद्धांत में आपको समझ ना भी आए ना तो आप अपनी बॉडी से लेकर रिलेट करके देखना, आप जरूर आंसर बता पाओगे। साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन तो आप खुद पे रिलेट करके और आप उसको खुद समझने की कोशिश करना, 10 से 12 क्वेश्चन तो आप वैसे भी सोल्व कर पाओगे। जो फैक्ट्स हैं कि भाई ये थ्योरी किसने दी है किसने दी, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगे। अदरवाइज जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं इनको तो आप खुद भी कर पाओगे। विकास में कभी सेग्रेशन की बात ही नहीं होती, इंटर रिलेशन की, वेरिएशन की, डायरेक्शन की बात होती है। तो 13 का सी आंसर है। अब आ गया बच्चों 14 आंसर क्वेश्चन पे। देखो 14 क्वेश्चन कौन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, बेसिक इंस्टेंट इमोशंस। मैंने 14 मूल प्रवृत्तियों की बताई थी कि 14 हमारी क्या है, 14 मूल प्रवृत्ति है, और किसने दी थी, मैकडूगल ने दी थी। और इनमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है, मूल प्रवृत्ति और संवेग। इसके मतलब आप पलायन कर जाते हो जब आपको डर लगता है, आप किसी चीज से डरे और आपने क्या कर दिया, एस्केप कर दिया, ऐसा होता है, ठीक है। और एंगर, अगर आप गुस्से में हो तो आप उस चीज को क्या कर देते हैं, रिपल्शन कर देते हैं। मतलब आपको गुस्सा आया और उस चीज को कहीं और निकाल दिया, तो वो क्या आप करते हो, बताओ आप। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तो आप अद्भुत जिज्ञासा, आप किसी चीज की अद्भुत किसी चीज को देख के, वंडर्स, ऐसी कोई अद्भुत चीजें आती है आप देख के, आपके अंदर जिज्ञासा होती है कि मैं भी देखूं इसमें होता क्या, ये तो सब आप करते हो। ये शरणागति, विषाद, ये भी होता है। लेकिन जब रिपल्शन, एंगर का कोई संबंध नहीं है। एंगर होगा ना जब आप गुस्से में होता, आप उस किसी चीज को और चीज में निकाल देते हो, लेकिन रिपल्शन नहीं होता उस चीज में, वो चीज अट्रैक्ट नहीं करती, वो चीज आपको क्या नहीं करती, रिपल्शन नहीं करती, वो चीज आपको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो बच्चों आंसर था बी। अब देखो 15th क्वेश्चन। जब आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए ना तो आप कोशिश ये नहीं करनी कि आप क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट पे जाओगे। आपको कोशिश ये करनी है, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर उस क्वेश्चन को सेकंड टाइम पढ़ना, फिर आपको मैं बता रही हूँ आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को क्या है दोबारा से समझ पाओगे। आपको ये तो करना नहीं है कि आप रिलैक्स होके बैठ गए और टाइम जाए जा रहा है, ऐसा नहीं। आप दिमाग से रिलैक्स होना है। आपको समझ नहीं आए, एक बार फिर से उस क्वेश्चन को पढ़ के देखना, जरूर समझ आएगा। एक बार में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको एक बार में समझ नहीं आए, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं, बस ये होता है कि हम हड़बड़ाहट में उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते नहीं है। और ये नहीं वाला, और जब भी किसी बच्चे को हिंदी में क्वेश्चन समझ ना आए तो आप इंग्लिश की साइड मूव ऑन कर जाना, वहां पे आपको जरूर समझ आ जाएगा। और जिस बच्चे को इंग्लिश में नहीं आ रहा वो कोशिश करना हिंदी की साइड, ठीक है। आपको पेपर तो पता ही है, बाइलिंगुअल मिलना है आपको। देखो अब क्वेश्चन, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया। गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है, सही बात। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। ये किस प्रकार के अधिगम का सिद्धांत हस्तांतरण का एक उदाहरण है। मैंने आपको पढ़ाया था लर्नर के, मैंने कर्व बताए थे, उसके साथ साथ बताया था एक पॉजिटिव ट्रांसफर होता है, एक नेगेटिव ट्रांसफर होता है, एक जीरो ट्रांसफर होता है। जिस बच्चे ने मेरी क्लास नहीं ली ना, एक तो ही क्लास ले लेना, ठीक है। लर्निंग के टॉपिक में ही पढ़ा रखा है, लास्ट में कैसे कैसे ट्रांसफर्स होते हैं हमारे। तो जब हम जैसे हमने काउंटिंग कर ली, काउंटिंग के बाद हमने टेबल करनी शुरू की, तो पॉजिटिव ट्रांसफर है, क्योंकि आपने ये चीज सीखी और उससे आपने टेबल कर ली, तो ये क्या है, आपका पॉजिटिव ट्रांसफर है। लेकिन कहा यह गया है, एक बच्चे ने गर्ल को क्या बोल दिया, गर्ल्स बोल दिया, और वुमेन का क्या बना दिया, वुमेन्स बना दिया। तो गर्ल का गर्ल्स बन गया, लेकिन वुमेन का आपको भी पता है वुमेन्स नहीं होता। तो ये क्या आपका ये पॉजिटिव ट्रांसफर है, वैसा ही नहीं किया ना बच्चे ने, बनाया लेकिन रियल में ऐसा नहीं था, तो वो क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर है। क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर है। मेरे प्यारे बच्चों, जब एक चीज दूसरी चीज से रिलेट नहीं कर रही है, बच्चा ऐसा बता रहा है, तो वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव ट्रांसफर है। जब एक ही
चीज पढ़ी उसने वैसा ही बहुत सारी चीजें सीखी तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर है। लेकिन एक चीज सीख ली उसका दूसरी चीज से कोई लिंक नहीं है तो वो क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस बच्चे का उस चीज से कोई फायदा नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये होता है उसने बच्चे ने एक चीज सीख ली, वो दूसरी जो चीज सीख रहा है पहली चीज के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब ये होता है उस बात का। ठीक है, तो 15 का आंसर है बी। 16 का देखो, अब बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ा के मैंने ट्रांसफर का पढ़ा रखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल करा रखे हैं, पॉजिटिव के, नेगेटिव के, जीरो के। एक बार वो क्लास को देखना फिर बताना मुझे, फिर आप, मैं जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना तो आप गलत नहीं करोगे। देखो, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है, बताओ आप। डेवलपमेंट क्रिएट इन चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू विच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, क्या शारीरिक है? आपको किसी बच्चे की क्रिएटिविटी को डेवलप में करना है, आप उसकी फिजिकल, सारी फिजिकल उसको क्या कर दोगे, डेवलप कर दोगे क्या, तो क्या उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी? क्या उसको इमोशनल डेवलपमेंट कर दोगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी? क्या उसका मेंटल डेवलपमेंट कर दोगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी? या फिर मोरल कर दोगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी? आप बताओ इसका। जिस बच्चे को साइकोलॉजी नहीं पढ़ रखी उसका वो भी कर सकता है, सभी को पता है। अगर आपको किसी बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाना है कि बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग का हो, बच्चा बहुत सारे डायरेक्शन में सोचे, तो आपको उसको मेंटल डेवलपमेंट की क्या है, इंक्रीज करने की जरूरत है। तो आप क्या, किसको करोगे आप उसके मेंटल डेवलपमेंट को इंक्रीज करोगे, उससे उसकी क्रिएटिव बढ़ेगी और वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का बच्चा बनेगा। इसका फिजिकल से, सोशल से, मोरल से कोई संबंध नहीं है। तो बच्चों 16 का आंसर है बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है? मैंने आपको ये फिर आ गया पर्सनैलिटी मेजरमेंट, अभी बताया था आपको इंटेलिजेंस के मेजरमेंट और पर्सनैलिटी के मेजरमेंट आप दोनों पेपर में करके जाओगे। आता है, जिनमें बच्चे को एक गलत फहमी है कि पर्सनैलिटी का टॉपिक नहीं आएगा, मैं पेपर होते ही आपको दिखा भी दूंगी। और अगर आ गया और आप फंस गए, आप नहीं करके गए, तो गलती आपकी होगी, आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। कभी भी आप सोचते हो हम HPSC वालों पे केस कर देंगे, कोई नहीं सुनने वाला बच्चों, कोई भी नहीं सुनता। बस अपनी तरफ से 100% करके जाओ कि भाई ये टॉपिक आ गया तो हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। बस इतना सोचना, आप किसी दुनिया को कुछ भी नहीं समझा सकते, आप अपने एक्सक्यूज किसी को नहीं बता सकते। आपको अपने आप को सही बढ़िया तैयारी के साथ जाना है, बस आपके लिए मैटर ये करेगा। तो जो बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं मैम पर्सनैलिटी का पेपर में आएगा या नहीं, मैं किसी को गलत सलाह नहीं दे सकती बच्चों, आपको पर्सनैलिटी का टॉपिक करके जाना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा पर्सनैलिटी की मेजरमेंट से ही पूछा गया है। मैंने आपको बताया था वहां पे सब्जेक्टिव टेस्ट होते, ऑब्जेक्टिव होते हैं और प्रोजेक्टिव होते हैं। तो पूछा गया है प्रोजेक्टिव जो टेस्ट होते हैं वो कौन सा इनमें से, इंटरव्यू और ऑटोबायोग्राफी और ऑब्जर्वेशन। ये बच्चों मैंने पहले भी क्लास में बताए थे, जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ तभी बताए थे मैंने। ये है सब्जेक्टिव के टाइप। किसके हैं सब्जेक्टिव के टाइप? सब्जेक्टिव में व्यक्तिनिष्ठ, मतलब एक ही व्यक्ति का जब आप क्या पर्सनैलिटी मेजरमेंट करनी है, आप उसका इंटरव्यू से भी मेजरमेंट कर सकते हो, आप उसकी ऑटोबायोग्राफी से भी मेजरमेंट कर सकते हो, आप उसके ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। लेकिन प्ले एंड ड्रामा इसका सब्जेक्टिव का टाइप नहीं है, ये है आपका प्रोजेक्टिव का। खेल करके आप उसका डेवलपमेंट कर रहे हो नृत्य से, तो ये है बच्चों प्रोजेक्टिव का एग्जाम्पल। 17 का आंसर हुआ हमारा ए। अब देखो 18th क्वेश्चन। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार है। सबसे पहले जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ानी शुरू की, मैंने सबसे पहले इंटेलिजेंस टॉपिक कराया था और उसमें मैंने ये टेस्ट कराए हैं, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट। अब आप बताओगे इसका आंसर। वर्बल ग्रुप टेस्ट है, क्या है? वर्बल ग्रुप टेस्ट है। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप वो क्लासेस को देखना फिर आंसर्स करना। तो आर्मी अल्फा टेस्ट, वर्बल ग्रुप टेस्ट, उसमें बताया था मैंने वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, और उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ये टाइप्स होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, और वही का टाइप है ये आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट है नॉन वर्बल का। तो 18 का आंसर है ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की योग्यता है? अधिगमकर्ता मतलब लर्नर है कोई, ठीक है, उसकी देखो इंग्लिश में पढ़ लो। द डिफरेंसेस इन एटीट्यूड, अंतर है उसके एटीट्यूड में, इंटरेस्ट में, अचीवमेंट में, एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर इंडिकेट विच टाइप ऑफ डिफरेंसेस। उसकी क्या है
उसकी अभिव्यक्ति अलग है, अभिरुचि अलग है, उपलब्धि अलग है, अधिगम शैली में अंतर है, तो वो क्या है? आप देखो, आप यहाँ पे क्या उसका सोशल डिफरेंसेस है? सोसाइटी के सोशल कहीं बात हो रही है? नहीं हो रही। लर्निंग डिफरेंसेस, अधिगम में विभिन्नताएं हैं, ये बात मान ली, लेकिन क्या पूछा क्या गया है? अधिगमकर्ता की, किसी व्यक्ति की बातें की गई है। ये इमोशनली डिफरेंसेस है, इमोशंस की तो कोई बात नहीं होगी। इसका मतलब बी और डी में से एक बताओगे आप, कौन सा बताओगे? बताओ आप। जब हम बात करते लर्नर की तो हम लिख सकते थे लर्निंग डिफरेंसेस हैं। हम कोई कुछ सीख रहा है ना, उसके डिफरेंसेस नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि उसमें क्या है। अधिगमकर्ता की अभिरुचि अलग है, अभिवृत्ति अलग है, उपलब्धि अधिगम शैली में सब में अंतर है। इसका मतलब ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है और अपनी अपनी क्या है, हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि किसी की अभिवृत्ति कुछ है, किसी की रुचि किसी चीज में, किसी को क्या अचीवमेंट करता है और क्या कुछ सीखता है, सबके अपने अपने अंतर है। ये अंतर क्या होते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हर इंसान एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। तो 19th का आंसर है डी। अबाउट 20th क्वेश्चन पे, एक छोटी बालिका है, प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है। ठीक है, छोटी है और अपनी गुड़िया के क्या करती रहती है? कपड़े बदलती रहती है। इसका मतलब उसका संज्ञान का लेवल ऐसा है कि वो अपनी गुड़िया पे ही ध्यान रखती है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि वो बच्चा छोटा है। बच्चा है ना, आपने अपने जो टॉयज होते हैं उनको भी क्या मानता है? रियलिटी मान के उनके साथ खेलता है, उनके साथ बातें करता है। ये छोटे बच्चे ही करते हैं। तो पूछा गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है? ये व्यवहारवाद है, रचनावाद है, मानववाद है या जीववाद है? कि देखो बच्चों, ना तो व्यवहारवाद है, वो किसी व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं। आप कंस्ट्रक्टिव, आप कोई रचना की बात नहीं कर रहे, मानवता की बात नहीं कर रहे कि आप भाई किसी भलाई का, आप एनिज्म की बात कर रहे हो, मतलब जीववाद की। उस गुड़िया ने, उस बच्ची ने क्या मान लिया है? गुड़िया को ही एक क्या मान लिया है? एक जीव मान लिया है। और उसके साथ कपड़े बदलना, उसके साथ बातें करना, ये सब क्या होती है? एनिज्म की बातें होती है। जीववाद कर रही है वो गुड़िया। ठीक है, मतलब उस गुड़िया क्या मान रही है? उसको रियलिटी में कि वो चीज जीवित है, मतलब लिविंग थिंग है, ऐसा मान रखा है उसने। तो आंसर है डी। अब देखो 21 क्वेश्चन, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताई थी इनसाइट थ्योरी है गेस्टाल्ट वादियों की। किसकी है? गेस्टाल्ट वादियों की। गेस्टाल्ट वादियों में मैंने बताया था बच्चों, वर्दीमियर, कोहलर और कोफका, है ना। तो इनसाइट थ्योरी को मैंने बताया था, इसको गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेस्टाल्ट थ्योरी। और यही बात लिखी गई है कहीं, ये लिखी हुई गेस्टाल्ट थ्योरी। तो जब भी इनसाइट थ्योरी की बात आएगी तो ये क्या है? गेस्टाल्ट थ्योरी है। ये गेस्टाल्ट थ्योरी गेस्टाल्ट वादियों की है, वर्दीमियर, कोहलर और कोफका। तो 21 का आंसर है सी। अब देखो 20th क्वेश्चन, 22, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है? अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, ब्रूनर की 3 है, देखना आप, मोड ऑफ थिंकिंग 3 है, आपको याद रखने हैं। एक तो है इनएक्टिव, एक है आइकॉनिक, एक है सिंबल। कोई चीज संस्करीय होगी, आप उससे चीजों को दिखा सकते हो, चिंतन करवा सकते हो किसी के लिए। आप आइकॉनिक एक पिक्चर दिखा के बच्चे को चिंतन करने के लिए मजबूर कर सकते हो। आप कुछ संकेत दिखा के भी बच्चे को मजबूर कर सकते हो, वो समझेगा, वो थिंकिंग करेगा। लेकिन आप कभी भी न्यूमेरिक, आपको कोई न्यूमेरिकल नंबर देके आप उसको चिंतन करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकते। आपने 6 लिख के दे दिया तो बच्चा सिर्फ यही बताएगी कि 6 लिखा, उस पर कोई चिंतन नहीं करेगा। वो चिंतन करेगा सक्रिय किसी इनएक्टिव चीज पे कर सकता है। वो आइकॉनिक कोई चीज आपने दिखा दी उसको देख के कर सकता है, या फिर कोई सिंबल को देख के चिंतन कर सकता है। लेकिन कोई न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ भी दे दिया उस पे बच्चा बिल्कुल भी चिंतन नहीं करेगा। तो 22 का आंसर है बी। अब देखो, एक बार रुको भाई, मैं से लिख देती हूँ, सब पे ही टिक कर देती हूँ मैं। ये देखो, ये है आंसर 22 का बी। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम सभी को ज्वाइन कर लेना है। रोजगार विद पूनम अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पे सारी पीडीएफ क्लास पूरी होने के बाद डाल दूंगी। ठीक है, और आपको, हाँ, सभी को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सभी बच्चे जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं पढ़ के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लेना और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, और जो भी एचटेट के आपके छोटे बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी बता सकते हो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है। यह भिन्नताएं क्या कहलाती है? मैंने आपको एक दिन बात बताई थी, एक होती है इंटर और एक होती है इंट्रा। देखो आपको ये तो पता लग गया, मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि दोनों की डिफरेंट चीजें हैं। द पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑफ मोहन आर डिफरेंट
फ्रॉम सोहन। पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस दोनों डिफरेंट है मोहन और सोहन की। क्या चीज है? मैंने आपको बताया था एक इंट्रा और एक इंटर। मैंने आपको ये भी बताया था इंट्रा की जब बात आती है जब खुद के साथ ही कौन क्या चीजें हो, डिफरेंसेस हो, तो वो इंट्रा होती है। और दूसरे के साथ अगर डिफरेंसेस है वो होती है बच्चों इंटर। हम पढ़ते नहीं है इंटर कंपटीशन, कॉलेज में इंटर कंपटीशन चल रहे हैं कॉलेज में, मतलब एक का कंपटीशन एक कॉलेज का दूसरे के साथ चल रहा है, मतलब इंटर कंपटीशन। एक ही चीज की बात नहीं हो रही। जब इंट्रा हो तो खुद के साथ होती, इंटर होती है दूसरे के साथ। और अब यहाँ क्या बताया गया, मोहन और सोहन, तो ये क्या है? ये है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक दूसरे से क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हैं, वो कैसी हैं? अंत व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो बच्चों 23 का आंसर है ए। देखो 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? बताओ। अब इससे आपको एक क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा। अनयूजुअल यूजेस रिलेटेड टास्क होते हैं इसके टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण में। ठीक है, उत्पाद उन्नति संबंधी कार्य भी हैं, पूछो एवं अनुमान लगाए तो पहले भी पूछा, ये भी होते हैं, लेकिन युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य नहीं होता, ये वाला नहीं होता। तो 24th का आंसर है बच्चों बी। ये तीनों आप याद रख लेना, ये तीनों फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये होते हैं इसके। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? आपको कोऑपरेटिव लर्निंग करानी है तो वो कौन कौन सी नहीं, क्या नहीं हो सकती? लार्ज ग्रुप बना दिया आपने तो उससे आप क्या कोऑपरेटिव लर्निंग होगी क्या? सहयोगी लर्निंग, बच्चे 4-5 बैठा दिए जाए, उनमें से कोऑपरेशन करो। एक तो एक बहुत सारी पूरी एक क्लास इधर बैठा दी, एक क्लास इधर बैठाती, और आप कोऑपरेटिव लर्निंग करा रहे हो, क्या वो बेटर है? लार्ज ग्रुप क्या स्टूडेंट का इंटरेक्शन मैटर करता है? क्या इंटरडिपेंडेंट मैटर करता है? या इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, व्यक्ति सामूहिक जिम्मेदारी? देखो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? बड़ा समूह कभी भी नहीं होता इसका। बड़े समूह में बच्चा कुछ नहीं सीख पाता, विद्यार्थियों की अंतः क्रिया होती है आपस में तो बच्चा सीखता है। इंटरडिपेंडेंट्स होते हैं, इनमें भी बच्चे सीखते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप में भी सीखते हैं, लेकिन लार्ज ग्रुप बना दिया तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा, बच्चा बातों में उलझ जाएगा और उसका ध्यान वहां से हट जाएगा। बच्चा आपको पता है शरारती बहुत होते हैं, वो मजे लेने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो 25th का आंसर है ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण में किसका मापन किया जाएगा? व्हाट विल बी मेजरमेंट थ्रू चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT? चाइल्ड, यही बताना है कि किसका टेस्ट है। मैंने बताया था TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये है पर्सनैलिटी के। किसके हैं? मेजरमेंट में पढ़ाया था पर्सनैलिटी के। तो 26 का आंसर है बच्चों डी। इसमें बिना टाइम वेस्ट, क्योंकि मैंने पहले इसके बारे में बताया, पहले भी क्वेश्चन इसका आया था। देखो संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी? मतलब समझो आपको क्या है, आपको सुनता नहीं है और मैं सिंबल में ऐसे 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 आपको कुछ बताने लग जाऊं आपकी भाषा में, तो मैं आपको सिंबल बता रही हूं तो क्या आप नहीं सुनोगे? आपको समझ नहीं आएगा? आपको दिख तो रहा है, आप देख तो रहे हो, और मैं आपके पास सिंबल से पढ़ा रही हूं तो आप उस चीज को समझ पाओगे। इसका मतलब जो बहरा होगा वही, क्योंकि अंधा होगा उसको तो सिंबल्स दिखेंगे ही नहीं, तो जो बहरा होगा ना, और मैंने जो सिंबल्स का यूज किया है, जो हाथों के एक्सप्रेशंस हैं उनको यूज करके आपको समझा पा रही हूँ ना, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये श्रवण बच्चों के लिए, बहरे बच्चों के लिए ये क्या है, हेल्पफुल रहता है। आपने देखा होगा पहले टीवी में आता था, दूरदर्शन चैनल पे एक आदमी जो मतलब क्या है, दिखता तो है लेकिन वो क्या है, बहरे, उनको सुनता नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे देखते नहीं थे न्यूज़पेपर में, वो एक्सप्रेशन करते रहते। तो एक्सप्रेशंस वो जो बहरे है ना उन लोगों के लिए होता था ताकि वो भी न्यूज को जान सके। तो ये किन के लिए होता है बच्चों? ये होता है श्रवण, हियरिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज की जाती है। तो 27 का आंसर है ए। 28 देखो, ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपको याद रखनी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ना, ये है थर्स्टन की। किसकी है? थर्स्टन की। ग्रुप फैक्टर थ्योरी है थर्स्टन की, और मल्टीपल इंटेलिजेंस है हार्वर्ड गार्डनर की, और त्रितंत्र का सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का, और त्रिआयामीय सिद्धांत है बच्चों गिलफोर्ड का। चारों बातें फिर से सुनो एक बार। ग्रुप फैक्टर थ्योरी है थर्स्टन की, जिसने साथ मैंने पढ़ाए थे ना, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, ये सारी बातें बताई थी, शारीरिक गतिक वाली, सारी बातें किसकी थी? थर्स्टन की थी। तो थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है हार्वर्ड गार्डनर का, और त्रिआयामीय सिद्धांत है किसका? गिलफोर्ड का, और स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। ये सारे डिफरेंसेस आपको ये याद रखने हैं, ठीक है?
तो 28 का आंसर है बी। अब देखो 29th क्वेश्चन, बेसल आयु डैश के मापन से संबंधित है। बेसल एज इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ, जो ये बेसल एज है ना, बेसल भी बोल देते हैं इसको, बेसल भी बोल देते हैं बच्चों, ये है इंटेलिजेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ठीक है, आप याद रखोगे ये किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से रिलेटेड। 29th का आंसर है आपका क्या? बी। ठीक है, याद रखना ये बात, बेसल इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। 29th का आंसर है बी। अब देखो 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्ग्राफिया की पूरी मैंने क्लास ले रखी है इन पे ही। डिस्कैलकुलिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, ये सारी बताई थी। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित बहुत बार आ लिया है। डिस्कैलकुलिया है मैथ्स के अंक की गणितीय जैसे, और डिसलेक्सिया पठन में जब बच्चा W को तो M बना देता है और M को W बना देता है। ई लिखना है बच्चे को, ऐसा ऐसा लिख देते हैं, इसका मतलब उसको डिस्ग्राफिया है, लेखन से संबंधित क्या है, दिक्कत है। तो 30th का ये था बच्चों आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद करूंगी ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लासेज अपनी पसंद आ रही है तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लोगे, और ये PDF अपने चैनल पे डाल दी जाएगी टेलीग्राम पे, यही रोजगार विद पूनम से अपना चैनल है। और हाँ, मैंने 2-3 क्लास है ना बड़ी बड़ी हरियाणा जीके की ली है, और पहले मैंने हरियाणा जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, जैसे हरियाणा की नदियों के कम से कम मैंने 100 क्वेश्चन करा रखे हैं। और आप सभी को पता है CET हो चाहे एचटेट हो, हरियाणा की नदियों से क्वेश्चन आता है, झील है, बांध है, सारे मैंने करवा रखी है। वो हरियाणा जीके की सारी क्लास एचटेट वाले हो चाहे CET वाले, सभी को देख के जानी है पेपर में। अब आगे CET का भी पेपर आ रहा है, ठीक है। और एचटेट का सारा सिलेबस, जिसको नहीं आता वो सारा सिलेबस पढ़ना पहले, और साथ के साथ ये जो प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं इनकी भी क्लास आपको देखते रहना है। और जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जब आप क्वेश्चंस करते हो, जो आपको टॉपिक नहीं आता उसी टॉपिक पे जाओ, क्लास खोलो और वो क्लास देख के फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना। फिर आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए सिलेबस कितना मैटर करता है। आप चाहते हो बच्चों की हम सिर्फ क्वेश्चंस को रट के चले जाए, तो क्वेश्चंस रटने से आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपके लिए उसको सबसे पहले आपको कंसेप्ट्स पे काम करने की जरूरत होती है, फिर करने की जरूरत होती है क्वेश्चंस पे, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। अदरवाइज तो वो क्रैम करना होगा, अगर आप क्रैम करके गए आप पेपर में फंसे। ठीक है, जरूरी है कि यही बात पूछी, अगली बार पूछ लेंगे आपको पठन क्षमता, इसका मतलब हर एक टॉपिक आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आपको जो क्लासेज है हरियाणा जीके की वो भी देखनी है, और जिस बच्चे को पूरा सिलेबस करना है अपने चैनल पे है। और ये थी बच्चों आज की अपनी क्लास, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू बच्चों।